तो दोस्तों चलिए आज फिर कुछ नया डिस्कस करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज फिज़िक्स नहीं, आज कुछ अलग मुद्दे पे डिस्कशन किया जाए। सोच रहा हूँ कि आज मैं फ़िलॉसफ़ी के बारे में डिस्कस करूँ। और जैसा कि ये टॉपिक है, बहुत लोगों को इसके विषय में पता नहीं होता है, और जिन लोगों को पता होता भी है वो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये सभी चीज़ें में ध्यान देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और उनको लगता है ये समय की बर्बादी है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और बहुत लोगों को लगना भी चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग अभी उस लेवल से, या वो उस लेवल पे अपना विकसित नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं, जिस काम में वो व्यस्त हैं, वही उनका जीवन है, और उसी जीवन को वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो आप कीजिए। लेकिन मुझे फ़िलहाल इस विषय पे डिस्कस करना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, और मैं इसके विषय में अक्सर सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तो मुझे लगा कि जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो एक्चुअली ये फ़िलॉसफ़ी इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगता क्यों है? ये इसलिए लगता है क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो इंसानों के अंदर सवाल करने का कौशल देता है उसको, कि वो एक ऐसा इंसान बने जो कि वाजिब सवाल कर सके। और ये सवाल करना भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत अंडररेटेड है। सवाल करना और अच्छे सवाल करना ये एक स्किल है। लोग इसको स्किल समझे या ना समझे, सॉल्यूशन तो ऐसे सब किसी के पास होता है, लेकिन अच्छा सवाल जो कि इंसानों के दिमाग में डाउट क्रिएट करे वो बहुत मुश्किल होता है। और ये सब चीज़ फ़िलॉसफ़ी है, ये इन्हीं चीज़ों के कोड से ये बना है। और आज हम समझते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। मैं थोड़े एक दो उदाहरण दूंगा आपको, और ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बोतल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बोतल का जो ये ढक्कन है, इसका कलर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, इसका कलर क्या है? व्हाट इज़ द कलर? तो आपके मन में आएगा कि अरे ये तो हरा दिख रहा है, तो ये हरे रंग का होगा। पर मैं बोलूँगा कि नहीं, ये हरा रंग का नहीं है, ये पीले रंग का है। तो आप मुझे कैसे गलत साबित करोगे? चलिए मैं बोलता हूँ कि ये पीले रंग का है। आप साबित करो कि ये नहीं, पीला नहीं, ये हरा रंग का ही है। कैसे करोगे? हो सकता है आप मुझे समझाओ कि ये हरे रंग का दिख रहा है तो ये हरा रंग का ही है। मैं फिर बोलूँगा नहीं, ये हरा रंग का नहीं, ये पीला रंग का है। मैं नहीं मान सकता कि हरे रंग का है। आपके पास क्या तरीका बचता है ये साबित करने का कि ये हरा रंग का है? हो सकता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को लेके आओ मेरे आगे, उसको ये ढक्कन दिखाओ और उससे पूछो कि ये किस रंग का है। वो बोले कि ये हरे रंग का है, और मैं फिर आपसे बोलूँ कि नहीं, मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूँ, ये पीले रंग का है, ये हरे रंग का नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि नहीं, ये तो हरे रंग का है। और मैं कहूँगा कि नहीं, ये हरे रंग का नहीं, ये पीले रंग का ही है। तुम मेरी बात मानो, ये पीले रंग का है। हो सकता है कि दो व्यक्तियों के रजामंदी पे मैं इस बात से एग्री ना करूं, तो हो सकता है आप 10 लोगों को और बुला के लाओ और उनको ये दिखाओ और उनसे पूछो कि बताइए ये किस रंग का है। ये सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है कि ये हरे रंग का है। वो सारे लोग बोले कि नहीं, ये तो हरा रंग का है, आप क्यों नहीं मान रहे हो? मैं फिर बोलूँगा कि नहीं, ये पीले रंग का ही है, मैं नहीं मान सकता कि हरे रंग का है। अब आप सोचिए, तब आप इसको कैसे साबित करोगे कि हरे रंग का है? ये बहुत ही मतलब फिजूल का सवाल अभी आपको लग रहा होगा, और बहुत लोगों को लगेगा भी। चलिए इसके डीप में जाते हैं और समझते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पीले रंग का है। आप कह रहे हो कि ये हरे रंग का है, पर आपका ये कहना किस बात पे डिपेंड करता है? क्योंकि आप इसको हरे रंग का देख पा रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो कि ये हरे रंग का है। और आप हरे रंग का क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी आँख इसे हरे रंग का दिखा रही है। आपकी आँखों ने इसे देखा और आपकी आँखों ने बताया कि हरे रंग का है। पर क्या हो कि अगर आपकी आँख जो आपको दिखा रही है वो सही ना हो,
अगर मैं उसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दूं कि आपकी आँख जो आपको दिखा रही है हो सकता है वो गलत हो। हम किसी भी चीज़ को क्यों देखते हैं? अगर हम फिजिक्स से चलें तो किसी भी चीज़ को हम क्यों देखते हैं? हर एक चीज़ को हम क्यों देख पाते हैं? हमारी आँखों में वो चीज़ क्यों दिखता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यही रीज़न है, इस वजह से हमको कोई भी चीज़ दिखाई देता है। और अगर ऐसा हो कि हमारी आँखें पीले रंग की चीज़ों को हरे रंग की चीज़ में दिखा रही हो, तो आप तो उसको हरे रंग का ही समझेंगे। अगर वो हरे रंग का नहीं भी हो तब भी आप कहेंगे कि वो हरे रंग का ही है, क्योंकि वो आपको हरे रंग का दिख रहा है। तो ये सारा कंक्लूजन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपको ये किस रंग का दिखाई दे रहा है, आपकी आँखों ने इसको किस रंग का देखा। पर अगर मैं आपकी आँखों पर ही सवाल खड़ा कर दूं कि नहीं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपकी आँखों की वजह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी आँख हर ब्लू रंग की चीज़ों को हरे रंग का दिखा रही हो। या फिर ऐसा मैं कहूँ कि किसी कुत्ते को ये पीले रंग का दिखाई देता हो, या किसी हाथी को ये ब्लू रंग का दिखाई देता हो, और आपको ये हरा रंग का दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे पूछूं तब इसका एब्सोल्यूट कलर क्या माना जाएगा? क्या ये ब्लू रंग का है क्योंकि हाथी को ये ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है? क्या ये पीले रंग का है क्योंकि कुत्ते को पीले रंग का दिखाई दे रहा है? और क्या ये हरे रंग का है क्योंकि आपको ये हरे रंग का दिखाई दे रहा है? अलग अलग लोगों को ये अगर ये अलग अलग रंग से दिखाई दे रहा है तो इसका एब्सोल्यूट कलर क्या है ये आप कैसे जान सकते हैं? इसका आंसर है कि आप जान ही नहीं सकते। आप जान ही नहीं सकते कि इस ये जो बोतल का ढक्कन है इसका रियल कलर क्या है। ये आपके लिए जानना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि आप बस अपना पर्सपेक्टिव देख पा रहे हैं, आप इसका अन्य लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं, और इसका अन्य लोगों से अलावा जो इसका रियल पर्सपेक्टिव है, जो इसका एक्चुअल कलर है, वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं। आपने कहा कि ये हरे रंग का है क्योंकि आपको ये दिखाई दिया, आपकी आंखों ने ये बताया कि हरे रंग का है, इसलिए आपने कहा कि हरे रंग का है। पर यही तो कन्फ्यूजन है, यही तो डाउट है जो फिलॉसफी यही चीज़ सिखाता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, जो आप कर पा रहे हैं, जिनको आप कंक्लूड कर लेते हैं, कोई भी कंक्लूजन एब्सोल्यूट नहीं होता है। हर एक जगह पे स्कोप ऑफ करेक्शन होता है, हर जगह पे होता है। और यही डाउट और यही सारा कंक्लूजन से डाउट से मिलकर फिलॉसफी बना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने देखा है कि कोई भी चीज़ को अगर हम उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ढक्कन का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये ढक्कन है, अगर ढक्कन को मैं हाथ में पकड़ा हूँ तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ और ये ढक्कन मेरे हाथ में अभी है, ये नीचे नहीं गिर रहा। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये नीचे गिर जाएगा। तो मैं चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो ये नीचे गिर गया। तो ये नीचे क्यों गिरा? ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा। आप कहेंगे कि ये ग्रेविटी के वजह से नीचे गिरा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अब तक जो भी चीज़ नीचे गिरता आया है, अब तक के जितने हिस्ट्री में जो किसी भी चीज़ को अगर इंसान पकड़ रहा है वो नीचे गिरता रहा है, तो वो ग्रेविटी के वजह से नीचे गिरता रहा है। अगर मैं इसे पकड़ रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ तो नीचे गिर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने एक वर्ड यूज किया है अब तक। कहने का मतलब अब तक ये ग्रेविटी के वजह से कोई भी चीज़ नीचे गिरता आया है। मतलब कि हो सकता है इन फ्यूचर आप कहोगे अच्छा आपने वर्ड यूज किया अब तक, मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो कि कोई भी चीज़ नीचे तो गिरे लेकिन उसका कारण ग्रेविटी ना हो। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देयर इज ए स्कोप ऑफ करेक्शन, देयर इज ए स्कोप ऑफ चेंज एवरीवेयर। कोई भी कंक्लूजन को आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि वही एब्सोल्यूट कंक्लूजन है। मैंने वर्ड यूज किया है अब तक कोई भी चीज़ नीचे गिरता आया है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता आया है। तो देयर इज ए स्कोप ऑफ करेक्शन एवरीवेयर। और यही फिलॉसफी हमको सिखाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो चीज़ सच हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। और यहीं से बहुत सारे सवाल का जन्म होता है जो हमें फिलॉसफी सिखाती है। तो इससे कोड कंक्लूजन अगर हम सोचें कि भाई इतना सब डिस्कस करने से हम क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि कोई भी कंक्लूजन जो है वो एब्सोल्यूट कंक्लूजन नहीं हो सकता है। ग्रेविटी के टर्म्स में कोई भी कंक्लूजन एब्सोल्यूट कंक्लूजन नहीं हो सकता, कोई भी प्रूफ एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं हो सकता, कोई भी प्रूफ रियल एंड एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चनड। हर एक चीज़ों पे हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चनड। और यही सबसे कोर थिंकिंग है, यही सबसे कोर आइडिया है फिलॉसफी का, कि आपको ये चीज़ का कौशल देती है कि आप चीज़ों को बस देखें, समझें और उनको इतने वाइड एंगल से समझें कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक चीज़ के बारे में वो चीज़ समझ में आए कि अरे ये तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, पर हो सकता है कि इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ये भी हो। और ये दिमाग खोलने का काम करता है। और ये चीज़ जो है बहुत लोग नहीं समझना चाहते हैं और ये फिजूल की चीज़ें भी लगती है, पर अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो और ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि
आप कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं या कोई भी कुछ कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे आपका कोई बिलीफ है, तो वो क्यों है? क्योंकि आपने उसे बचपन से देखा है, आपने उससे बचपन से उसके बारे विषय में आप सुनते आए हो, इसलिए आपको उस चीज़ पे बिलीफ है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। आपको अब इस चीज़ को और सारे टॉपिक से लिंक करते हैं। आपके धर्म ने आपको क्या सिखाया? आपके धर्म ने आपको बताया है कि इतने वर्षों पहले ये युद्ध हुआ था, ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये रामायण में ये युद्ध हुआ था, ये सारे असुर थे, ये इन लोगों ने युद्ध लड़ा और फिर ऐसे धरती का निर्माण हुआ, फिर ये सब हुआ। जो कुछ भी है धर्मों ने आपको सिखाया है, आपको बताया है, क्या आप उन सबको विश्वास करते हैं? हो सकता है कि आप करते हैं, हो सकता है ना करते हो, लेकिन मेरा एक वाजिब प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो धरती है, ये धरती की उम्र कितनी है? हो सकता है कि आप कुछ आंसर दें, लेकिन अब एब्सोल्यूट आंसर क्या है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में ये लिखा था कि जो एज है अर्थ का वो है अराउंड 4.54 बिलियन ईयर्स। तो हम ये अप्रॉक्स मान के चलते हैं, भी मान लेते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स जो है वो अर्थ की एज है। तो अगर हम सोचें कि अच्छा, मतलब कि जो अर्थ का निर्माण हुआ था, जो धरती का निर्माण हुआ था, वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि धरती का निर्माण हुआ था और इंसानों का उत्पत्ति तो धरती के निर्माण होने के बाद ही हुआ होगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर धरती आया होगा पहले, उसके बाद ही वहाँ पे लाइफ आया होगा। या चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो या प्लांट वाला कुछ लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, हर कुछ जो है धरती के आने के बाद ही आया होगा। तो अगर हम सोचें, तो अगर हम ये चीज़ सर्च करें कि हाउ ओल्ड इज़ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो हमको पता चलेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इज़ रफली 5000 to 12,000 ईयर्स ओल्ड, डिपेंडिंग ऑन सिविलाइजेशन। ये डिफाइन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो 5000 से 12,000 साल पुराना है, और जो धरती की उत्पत्ति है वो 4.54 बिलियन ईयर्स एगो है। तो चलिए अब इससे ना एक नॉर्मल सा मैथ हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एज ऑफ अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एज है वो 5000 ईयर्स हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4.5 बिलियन से 5000 अगर हम माइनस कर देंगे, ये जो कि एज ऑफ अर्थ है और ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एज है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये 4.5 बिलियन में कितने जीरो होते हैं आप बताइए। सोचिए पहले कि 4.5 बिलियन में कितने जीरो होते हैं। हो सकता है कि आप बताएं कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत ज़्यादा जीरो होगा एंड में, और ये बहुत बड़ा नंबर होगा। तो अगर आप बताइए, अगर बहुत बड़ा नंबर में से बहुत छोटा कुछ माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा? कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे? हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना नेग्लिजिबल होगा कि ओवरऑल आंसर में उसका कोई असर देखने को मिलेगा नहीं। जैसे कि आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे 4.5 बिलियन ईयर्स है, इसमें अगर हम 5000 साल जो कि एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसको माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो बहुत ही बड़ा आएगा। मतलब कि इसका होना ना होना से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, जो ओवरऑल आंसर आएगा इसका, जो रिजल्टेंट आएगा। तो इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अपने धर्म के बारे में, आप जो कुछ भी आपकी मान्यता हैं, जो कुछ भी आपने समझा है, उन सभी चीज़ों को अगर आप समझेंगे, तो उन सभी चीज़ों को अगर आप जानेंगे, तो आप जानेंगे कैसे? वो आप जानेंगे इन्हीं चीज़ों की मदद से। वो सब आप कैसे जानेंगे? वो आप जानेंगे आपके पास से जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट हैं, उन्हीं रिसोर्सेज की मदद से आप अर्थ के विषय में, अर्थ पे जो कुछ भी हुआ है उसके विषय में और अपने हिस्ट्री के विषय में समझेंगे। लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज जो कुछ है, वो आप जब आए धरती पे, जब आए आप 5000 साल पहले जब आप लोगों ने यहाँ पे आया, उस समय जो रिसोर्सेज रही होंगी, उन रिसोर्सेज की मदद से आपने इनको समझने की कोशिश किया। हो सकता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे ही हों जो कि उस समय प्रेजेंट ना हो, या उससे पहले, क्योंकि ये जो है ये बहुत पहले का समय है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ उस समय ना प्रेजेंट हो। तो अगर वो सभी चीज़ें ना प्रेजेंट होंगी, तो आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे। आपके पास ये जो 5000 साल में जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे। उस समय हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उतना डेवलप ना किया हो, तो आप उन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ नहीं सकते हैं। तो यही मेरा पॉइंट भी है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो कि इतना पुराना है, आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन 5000 साल पहले आया, धर्म इतने 5000 साल पहले आया, तो जो कुछ इतने बाद में आया है उसके मदद से किसी ऐसे चीज़ को समझना जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और उनके हर एक चीज़ों को ऐसे समझना और ऐसे दावा कर देना कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो कि बहुत सारे रिलीजन ये दावा करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ट्रूथ है। इन चीज़ों पे मुझे डाउट होता है। इन चीज़ों पे मुझे डाउट इसलिए होता है क्योंकि आप जो हैं, आप बहुत नए हैं। इस धरती के मुकाबले आप बहुत नए हैं।
और इतने नए होने की वजह से आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप ये दावा कर दें कि नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, बाकी कोई या कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट या करेक्शन का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ हमको फ़िलॉसफ़ी सिखाता भी है कि आप जो है ये दावा मत कीजिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं और आप शायद जान भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ पे विचार कीजिए और इस पर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये डाउट, ये क्वेश्चन ये क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग आपको मूर्ख ना बना सकें, ताकि लोग आपको ये ना बताएं कि वही सब कुछ जानते हैं, वही परम ज्ञानी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परम ज्ञानी नहीं है। इस यूनिवर्स के सेंस में, इस यूनिवर्स के टर्म्स में आपकी जो ज्ञान है, आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है, और सीमित भी इतना सीमित है कि उसके वजह से आप बहुत कुछ जान तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे ना, इससे अगर आप कंपेयर करने चलेंगे तो आप कुछ नहीं जान सकते हैं, बहुत कम लेवल है उस चीज़ का। तो ये जो दावा किया जाता है कि बहुत सारे धर्म गुरुओं के द्वारा, बहुत सारे फिर मतलब जो रिलीजियस गुरु हैं कि ऐसा होता है, फिर ये हो जाता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा हो जाता है, कर्म करने के बाद अच्छा फल मिलता है, ये कर्म करोगे तो वो फल मिलेगा, ये सारी चीज़ मैं समझता हूँ ये सब कुछ एक मान्यता है। इन सभी चीज़ों का कोई बेस या कोई डिराइव्ड कंक्लूजन जिसको आप कह सकते हैं कि वो प्रूव्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक मान्यता ही है, और ये चीज़ को आप तब समझेंगे जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो धरती है और ये जो हम लोग जो कुछ सोच विचार और जो कुछ भी हम लोग लाए हैं वो कितना नया है। अगर आप नेचर को इस चीज़ों की वजह से समझने की कोशिश करेंगे, हाँ नेचर ऐसा ही बिहेव करता है क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आप अभी भी भूल कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको नहीं पता है। तो यही हम्बलनेस, यही चीज़ सीखने को मिलता है फिलॉसफी की। मेन चीज़ तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, और फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और चलिए, हो सकता है आपको ये चीज़ अच्छा लगे और लगा हो सकता है आपको ये चीज़ बकवास लगा हो और आप बीच में ही वीडियो छोड़कर चले गए हों, कोई बात नहीं। मैं ये सब कुछ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे अध्ययन करना पसंद है। मैं इन चीज़ों पे समय देता हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए कि क्या चीज़ नहीं समझना है, क्योंकि इंसान वो सब कुछ भी आजकल समझना चाह रहा है जो कुछ समझना लायक है ही नहीं। वो सब कुछ मानने को तैयार बैठा है जो कुछ मानने लायक चीज़ है ही नहीं, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है। बस एक सिंपल सा एक मान्यता है और लोग उसको पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे न जाने कितने बाबाओं के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कभी फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।